हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। यानी कि आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेसिडेंट्स हैं और जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उसको हम कैसे अलग करते हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके हिसाब से हम ये बोलते हैं कि एक पर्सन या फिर एक एंटिटी जो है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे चाहे 9667836006 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। लेसन नंबर 2 हमारे पास क्या था? रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन टैक्सेशन। यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और उसका हमारे टैक्सेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को चीज समझाई थी कि रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि टैक्सेशन के हिसाब से जब हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं और एंटिटी को डिवाइड कर देते हैं कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। वो उन सब की बात मैं प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूं। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद है आप लोग हर चैप्टर को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो, वरना आप लोगों को ही समझने में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्लासिफिकेशन इन इंडिया, यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो किस प्रकार का होता है क्लासिफिकेशन इंडिया के अंदर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्लासिफिकेशन इन इंडियन इनकम टैक्स लॉ आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स प्रेजेंस इन इंडिया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि जब भी हम रेसिडेंट की बात करते हैं या फिर नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं, चाहे हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं यानी कि किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी एंटिटी, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लोकेशन के हिसाब से कि वो पर्सन की प्रेजेंस कहाँ पे है। अगर किसी भी कंपनी का, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर है तो वो रेसिडेंट है। अगर मैनेजमेंट डोमेस्टिक कंट्री के बाहर से हो रहा है तो वो जो बिजनेस है वो क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस या फिर आप उसे MNC बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की, अगर वो पर्सन जो है वो एक कंट्री के अंदर एक लंबे टाइम से रह रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं वहां का रेसिडेंट है, हम उसे टैक्स के अंदर रेसिडेंट ट्रीट करेंगे तो उस पर इंडियन टैक्स लॉज लगाए जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे दिखाई गई है कि कोई भी पर्सन जो हम बोलते हैं कि वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रेजेंस पे। तो प्रेजेंस इन इंडिया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। These classifications encompass the current physical year। जो ये क्लासिफिकेशन है वो encompass करता है करंट फिजिकल ईयर को एज वेल एज प्रायर ईयर्स को। यानी कि हम यहाँ पे करंट फिजिकल ईयर भी देखते हैं। अब करंट फिजिकल ईयर कौन सा, जिनको नहीं पता फिजिकल ईयर क्या होता है, फिजिकल ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो जो करंट फिजिकल ईयर है वो भी देखेंगे, साथ साथ जो पिछले कुछ साल हैं वो भी देखेंगे। फिजिकल ईयर्स ऑफ प्रायर ईयर्स ऑफ रेसिडेंसी इंडिविजुअल्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो हम इंडिविजुअल को कुछ इतने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन से हिस्से देखते हैं फटाफट। रेसिडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ROR। दूसरा रेसिडेंट्स बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसको हम बोलते हैं RNOR, जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म थी जिसको मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद नॉन रेसिडेंट NR, इसको स्टडी करेंगे, और रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है HUF का कैसा है, रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनीज का कैसा है, और रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एंटिटीज का कैसा है। ये तीनों हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ROR, यानी कि एक पर्सन रेसिडेंट है तो हम उसे इंडियन इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग या फिर एक्ट के अकॉर्डिंग कब बोलते हैं कि वो रेसिडेंट है, वो समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 6(1). तो इंडिविजुअल्स मीट रेसिडेंसी क्राइटेरिया आउटलाइन इन सेक्शन 6(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। किसका, इनकम टैक्स एक्ट का। तो आपको सेक्शन भी ध्यान रखना है, सेक्शन 6(1) के अंदर ये आता है। अब इसमें क्या होती है, हम दो सबसे मेन कंडीशंस की बात करते हैं, पहले A और फिर B। ए कंडीशन में क्या होता है, रिसाइड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन फिजिकल ईयर्स। या तो वो 182 दिन रहे या उससे ज्यादा रहे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब उस पे इंडियन इनकम टैक्स लॉ या फिर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट काम करेगा। यानी कि वो रेसिडेंट कहलाएगा इनकम टैक्स के हिसाब से कि भाई उसे 182 दिन इंडिया के अंदर रहना होगा या उसे ज्यादा दिन वहां पे रहना होगा।
ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। दूसरा, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन अ फिजिकल ईयर, या तो वो 60 दिन रहे, 60 के 60 से फालतू फिजिकल ईयर में, ठीक है, और एंड 365 डेज और मोर इन 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन प्रीवियस ईयर। मतलब जो भी पिछले 4 साल रहे हैं उसमें वो 365 दिन से क्या रहे, ज्यादा रहे, मिनिमम 365 दिन या फिर उससे फालतू। मतलब कई बार होता है ना कि हम जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ज्यादातर बाहर रहते हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर रहे, किसी भी काम की वजह से या फिर घूमने की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हम रह सकते हैं, प्रॉब्लम की वजह से भी और घूमने का मन करे तो घूमने की वजह से भी, लेकिन हमें फिर भी वहां पे 60 दिन जो है ना वो इंडिया में स्पेंड करने होंगे टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग रेसिडेंट में आने में। तो हमें 60 डेज इंडिया पे रहना होगा, 60 डेज मिनिमम या फिर उससे फालतू एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और पिछले 4 साल भी चेक किए जाएंगे, और जो बीते पिछले 4 साल है वहां पे जो हमारा जो रहने का क्राइटेरिया वो कितना है, 365 डेज या फिर उससे ज्यादा, उससे ऊपर। तो ये हो गया हमारा कि दो कंडीशंस अगर कोई पर्सन फुलफिल कर रहा है कि या तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 दिन रह ले या उससे ज्यादा रह ले तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा, या फिर एक फाइनेंशियल के अंदर 60 दिन रहे और 60 दिन और पिछले 4 साल के अंदर 365 दिन या उससे फालतू रहे। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, और ये दो कंडीशंस आपको सेम टू सेम अगला जो केस है हमारा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR, वहां पे भी सेम टू सेम चलेगा। आपको तो बिल्कुल ध्यान रखना है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एडिशनल कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। एडिशनल क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? एडिशनल क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 66। एक मिनट वेट करना फिर देखते हैं। चलो अगर देखते हैं, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ पे एडिशनल कुछ क्राइटेरिया भी हैं अंडर सेक्शन 66 के अंदर। वो कौन कौन से? पहले देखो, स्पेंड 730 डेज और मोर इन इंडिया ओवर प्रीसीडिंग 7 इयर्स, यानी कि बीते हुए पिछले 7 सालों में या तो 730 दिन रहे हों या उससे फालतू, तो भी वो सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग रेसिडेंट कहलाए जा सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है? रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 of 10 फिजिकल ईयर्स बिफोर द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर को छोड़ के 10 में से, ठीक है, कम से कम हमें कितने टाइम रहना है? 2 of 10 फिजिकल ईयर्स, यानी कि 10 सालों में से 2 साल फिजिकल, मतलब एक तरह से क्या हो गया 365 दिन, 365 को 2 बार आप ऐड कर लो, ठीक है। तो इतने दिन जो है ना हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। कितना हो गया? 600 130 730 दिन, मतलब वही कंडीशन हो गई ऊपर वाली, वही सेम टू सेम बात अप्लाई हो गई कि आपको बीते हुए 10 सालों में 2 साल वहाँ पे रहना होगा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दी। ये है एडिशनल क्राइटेरिया जो सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है रेसिडेंट कहलाए जाने के लिए। तो उम्मीद आपको रेसिडेंट का पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक पर्सन कब रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। सबसे इजी कंडीशन है क्या कि 182 डे रहे या फिर उससे फालतू रहे। अगर वो उतने दिन रह पा रहा है, उससे फालतू दिन रह रहा है, तो अपने आप ही रेसिडेंट कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा फिर अगर वो नहीं है तो फिर बाकी कंडीशन अप्लाई होंगी, अगर वो है तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ भी। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। दूसरा पॉइंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR। इसमें क्या बोलते हैं? पहली दो कंडीशन सेम रहेगी, मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मतलब अगर हम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR की बात करते हैं तो इसमें भी अगर कोई पर्सन 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है फिजिकल ईयर के अंदर तो वो RNOR कैटेगरी के अंदर आएगा। दूसरा, अगर वो 60 दिन या फिर उससे ज्यादा रहा है पिछले 4 सालों में, ठीक है, और सॉरी 60 दिन फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फिजिकल ईयर के अंदर, और 365 दिन या उससे फालतू बीते हुए 4 सालों में, तो वो RNOR का पार्ट बनेगा। इनकी पहली दो कंडीशंस ऑलमोस्ट का पूरी तरीके से बिल्कुल सेम है। चलो RNOR की बाकी एडिशनल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो एडिशनली हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। अगर इसमें से RNOR कैटेगरी लोग एक कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो वो RNOR यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब वो कौन सी 2 कंडीशंस हैं? ये 2 कंडीशंस हैं। पहली कौन सी है? स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज मोर इन प्रीवियस 7 ईयर्स। यहाँ पे 7 लगा लेना, 7 फिजिकल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि तो ये 2 कंडीशन थी ना, 730 दिन इससे ज्यादा वाली, वो भी पिछले 7 सालों के लिए। मतलब इन दोनों कंडीशन से उन्हें सिर्फ एक कंडीशन माननी है। दूसरी कंडीशन क्या है? आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 डेज इन द प्रीवियस फिजिकल ईयर। और जो प्रीवियस फिजिकल ईयर है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या था कि रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 of 10 फिजिकल ईयर्स, कि 10 फिजिकल ईयर में से कम 2 साल आप वहां पे हो करंट ईयर को छोड़ के, तब हम
रेसिडेंट कहलाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं RNOR कैटेगरी की, तो वहां पे क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस फिजिकल ईयर, वहां पे 10 डेज में से हम 2 डेज कहां पे हैं, एज अ रेसिडेंट है इंडिया के, तब हम RNOR कैटेगरी का पार्ट बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। यानी कि मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं कि ज्यादातर दिन जो है ना हमें इंडिया में गुजारने होंगे, ठीक है, और वो दिन 182 से कम रहेंगे, क्योंकि अगर 182 से फालतू हो गए तो हम रेसिडेंट कहलाएंगे, है ना, और अगर उससे कम रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहलाएंगे, RNOR यहाँ पे कहलाएंगे, ठीक है। तो पहली दो कंडीशंस तो बिल्कुल सेम है कि अगर ऊपर की दो फुलफिल हो गई तो कोई बात ही नहीं है, नहीं हुई तो हम एडिशनल इन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन को फुलफिल यहाँ पे कर सकते हैं, तब हम RNOR कैटेगरी का पार्ट यहाँ पे बन जाएंगे। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आता है, नॉन रेसिडेंट NR जिन्हें हम बोलते हैं। एन इंडिविजुअल अटेन्स NR स्टेटस इफ दे, एक इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, NR कैटेगरी, यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो कब, जब ये 3 पॉइंट वो देखता है। तो पहला पॉइंट कौन सा, स्पेंड लेस देन 181 डेज, क्योंकि 182 डेज और मोर पे तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट, यानी कि वो पर्सन पक्का 181 दिन से कम इंडिया में रुका होगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर या फिर विद इन अ फिजिकल ईयर। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, स्टे इन इंडिया फॉर नो मोर देन 60 डेज इन फिजिकल ईयर, कि इंडिया में रुका हुआ है नो मोर देन 60 डेज, यानी कि 60 दिन से ज्यादा रुका ही नहीं वो। तो ये तो वही ऊपर वाली बात हो गई कि आप 181 दिन से कम रुके हो, यानी कि 60 दिन से भी कम रुके हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए वो आया था, 1.5 महीने के लिए, और वो चला गया, तो भी वो नॉन रेसिडेंट NR कैटेगरी का पार्ट यहाँ पे बनेंगे। तीसरा C पार्ट क्या आता है, स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज। अगर हम इंडिया में रुके हैं, स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज इन अ फिजिकल ईयर, एक फिजिकल ईयर के अंदर 60 दिन से फालतू रुके हैं ईयर, बट डू नॉट रिमेन फॉर 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग फॉर फिजिकल ईयर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि हम बीते हुए पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा नहीं रुके होने चाहिए, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। यानी कि हम एक फिजिकल ईयर में भले ही 60 दिन से फालतू वहां पे रुके हैं, लेकिन हम बीते हुए पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे फालतू नहीं रुके होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि एक तरह से 1/4 डे, 4 दिन में से 1 दिन के आसपास एक पर्सन रुका है या फिर उससे कम रुका है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान देना। फिर आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF, हिंदू अनडिवाइड फैमिली। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है, अब देखो नाम क्या है इसका, HUF, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, जहां पे हम बात करते हैं ऐसी फैमिलीज की जो अपना फैमिली बिजनेस रन करती हैं, जहां पे मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर फैमिली चलाती है उस बिजनेस का, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, यानी ऐसी फैमिली जो एक प्रॉपर बिजनेस रन कर रही है। और यहाँ पे जो पॉइंट है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक रेसिडेंट बनेगा या फिर नॉन रेसिडेंट बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है उसका। अगर मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो वो रेसिडेंट है, अगर मैनेजमेंट इंडिया से नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसेस तो यहाँ पे एप्पल भी करती है, गूगल भी कर रही है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, फोन कंपनीज जो इंडिया बिजनेस कर रही है, अमेजन कर रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां उनका मैनेजमेंट इंडिया से नहीं होता, उनका इंडिया का कंट्रोल जो है ना वो नाम मात्र में कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल है, टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया की फुलफिल करनी पड़ती है, तभी तो इंडिया में बिजनेस कर पा रहे हैं वो। लेकिन दिक्कत क्या है, वो ट्रेड है सिर्फ एक, मतलब ट्रेड करने का तरीका है, लेकिन जो बिजनेस मैनेजमेंट है ना वो कहाँ का है, किसी फॉरेन कंट्री का है। और जब बिजनेस फॉरेन कंपनीज कर रही हैं तो सिंपल सी बात है, वो क्या कराएगी, MNC यानी कि मल्टी नेशनल कंपनी, वो यहाँ पे हमारे पास रेसिडेंट नहीं कहलाएंगी। तो रेसिडेंट होने के लिए मैनेजमेंट का लोकेशन पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो लोकेशन इंडिया की है तो वो इंडियन कंपनी है, यानी कि रेसिडेंट है, वरना वो नॉन रेसिडेंट है। तो वहीं पे देख लेते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट की, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेंबर्स इन इंडिया, तो यहाँ के जो मेंबर है ना उस पर्टिकुलर HUF के, हिंदू अनडिवाइड फैमिली के, वो क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, और दूसरा मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, जो मैंने लिख दिया बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट। दो चीजें हैं, मेंबर्स इंडिया के हों, दूसरा लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक है। तीसरा, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। देखो हम दो तरह की कंपनीज की बात करते हैं, डोमेस्टिक कंपनीज में बहुत से लोग काम करते हैं और बहुत, जैसे कि टाटा की कंपनीज होगी, और बहुत से लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज से अमेजन वगैरह में भी काम करते हैं, अमेजन, गूगल, ठीक है, एप्पल, यानी कि कुछ फॉरेन बिजनेसेस या फिर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारे इंडिया में आई बट उनका ओरिजिन इंडियन नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर कंपनीज, इंडियन कंपनीज और इफ देयर प्लेस इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंपनीज इंडियन कंपनीज हैं या फिर हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, कब, जब उनका मैनेजमेंट इंडिया से होगा, यानी कि उनका मैनेजमेंट इंडियन लोग संभाल रहे हैं, इंडिया के लोग संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट क्या आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एंटिटीज। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है एंटिटीज का, डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी किसी भी एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, चाहे वो हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपीपी मॉडल भी बोलते हैं, वैसे ये तो वो हो गया पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस बोलते हैं इसे, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो पीपी और भी बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, और हमारे पास बहुत सारे एनजीओ भी होते हैं, एनजीओ बोल लो आप, ठीक है, या फिर एनपीओ बोल लो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं इन्हें, ठीक है, और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर इनका मैनेजमेंट इंडिया की तरफ से हो रहा है या फिर इंडियन मैनेजमेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट मानेंगे। वरना अगर इनका बिजनेस ओरिजिन, ठीक है, या फिर इनका जो मैनेजमेंट ओरिजिन वो कोई फॉरेन कंपनीज कर रही है, फॉरेन कंट्री के अंदर से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसे सिटीजनशिप वाले मुद्दे से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। सिटीजनशिप एक अलग तरीका होता है, उसकी कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे हम कि सिटीजनशिप कैसे हमें इंडिया की मिलती है, कौन कौन सी कंडीशंस है इंडिया की, और हमेशा वो टाइम टू टाइम कंडीशंस अपडेट भी होती आई हैं अमेंडमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा टॉपिक समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।